इंडी गठबंधन कम से कम अंडर 5 इयर्स में सत्ता में आएगा नहीं। आप इंडी गठबंधन क्यों कह रहे हैं? इंडिया क्यों नहीं कह रहे? तो इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया कहीं आप वो आता ही नहीं, निकलता ही नहीं मुंह से ना। बोलते सारा भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है कि इंडिया में से ए हटा दीजिए और इंडी बोलिए उसको। सेकंड मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। ये जो अघोषित इमरजेंसी है इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। अरे कोई भी चीज होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका रहा। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहा है। गलत क्या है? कांग्रेस में ना बहुत अच्छे युवा नेता है जो बहुत अच्छे तरीके से अपने पार्टी का, अपने दल का जो बात है ना, वो बात सबके सामने रख सकते हैं। अगर आपने कन्हैया कुमार का वीडियो देखा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि कन्हैया कुमार के सामने चाहे जो भी एंकर है, चाहे जितना भी नैरेटिव चलाने की कोशिश करे, वो नैरेटिव चलता नहीं। ऐसा ही एक नेता है, ऐसा ही एक मतलब शायर है इमरान प्रतापगढ़ी। अगर आपने इमरान प्रतापगढ़ी का वीडियो अब तक नहीं देखा तो मैं आपको बताऊंगा कि बस आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है? कितनी अच्छी तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी जो है अपने मतलब पार्टी का जो बात है ना, अपने पार्टी के बात मीडिया चैनल पे ऐसे रखता है ना, आपको क्या ही बताऊं, आप लोग खुद देख लीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी के सामने 6 पत्रकार थे, ठीक है? 5 वरिष्ठ पत्रकार थे, एक एंकर थे। ऐसा सवाल करता है, नैरेटिव चलाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐसे जवाब देता है ना, वो जवाब आपको भी अच्छा लगेगा। आपको अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि जो नैरेटिव चलाने की कोशिश करता है ना, वो नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है। मतलब इमरान प्रतापगढ़ी हर एक सवाल का इतना मतलब अच्छे से जवाब देता है ना, और इतने कारीगरी से जवाब देता है कि कोई भी सवाल का नैरेटिव जो चलाना चाहते थे, एक भी नैरेटिव नहीं चला, ठीक है? वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। आपने अभी जिक्र किया कि आप राहुल जी के साथ एक थाने में रहे और फिर आपने उनके सामने राहुल कहकर कुछ सुनाया और उन्होंने आपत्ति नहीं दर्ज की। आप राहुल जी के साथ काफ़ी लंबा आपने सफ़र किया भारत जोड़ो यात्रा में। यहाँ पर हर एक के मन में एक सवाल होगा, ये राहुल जी को ठंड नहीं लगती है क्या? हमेशा टी शर्ट में दिखाई देते हैं, इतनी सर्दी हो रही है। कल गृह मंत्री जी भी सदन में जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने एक तंज करके एक बात कही थी कि 54 साल का एक व्यक्ति अपने आप को युवा कहता है। मैं बड़ा अलग से इस पे सोचता हूं। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति इतना फिट है कि 54 साल की उम्र में भी लोग उसको युवा कह रहे हैं, लेकिन 56 साल की उम्र में लोग इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि वो खुद को युवा नहीं कह पा रहे। तो दोनों तरफ से आप कान पकड़ सकते हैं उनको। भाई वो कोई दैवीय पुरुष तो है नहीं कि वो देवता हैं, वो भी इंसान है। ठंड लगती होगी, लेकिन वो इतने फिट हैं कि 4000 किलोमीटर चले। मेरे तो 2-3 बार पैर के नाखून उखड़ गए, सच में। मैं साथ चल रहा था, सारे नाखून काले पड़ गए, पांव में कई बार छाले पड़े, लेकिन मैं देखता था कि रोज सुबह वो 7 बजे तैयार रहते थे और दिन भर में लाखों लोगों को देखना, उनसे संवाद करना, फोटो खिंचाना, वो कमाल था। मतलब भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगता है कि इतिहास के ऐसे पन्नों में दर्ज हुई है कि आज राहुल गांधी जी के बारे में चाहे जो बातें कर लीजिए, चाहे जो नैरेटिव बना लीजिए मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि कोई गांधी था अपने दौर में जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ एक नारा लगाया था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, गले से लगाया था लोगों ने। लेकिन क्या वजह है कि आपने मोहब्बत की दुकान शामिल करी, मोहब्बत की दुकान में आप शामिल हुए और उस बात को आपने आगे बढ़ाया, लेकिन जब बटेंगे तो कटेंगे की बात आई महाराष्ट्र में और एक है सेफ है, वहाँ जो कांग्रेस का पूरा ये जो मोहब्बत की दुकान थी वो एक तरीके से बैठ गई, फ्लॉप हो गई। आप एक लोगों के बीच में जाते हैं, आपने वहाँ सभाएं भी की थी, लोग भी आए थे, क्या वजह आपको नज़र आती है कि आपकी दुकान नहीं चली और बटेंगे कटेंगे वो चल गया? देखिए, मैं आया, मोहब्बत की दुकान में शामिल हुआ। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं कि मैं नफरत की दुकान में शामिल नहीं हुआ, और किसी को भी नफरत की दुकान की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो। मैं मोहब्बत की दुकान की तरफ शामिल हुआ। आप क्या कहना है कि महाराष्ट्र में वो दुकान क्यों नहीं चली? हाँ, नहीं चली। मैं भी हैरान हूँ। मैंने 30 के आसपास सभाएं की। मैं झारखंड में भी चुनाव प्रचार में था और मुझे तो ग्राउंड पे झंडे भी नहीं दिख रहे थे जो पार्टी अभी वहां सत्ता में आई है। सच्चाई है, हम भी हैरान हैं। दूसरी बात यह कि मोहब्बत की दुकान अगर एक बार नहीं खुल सकी या मोहब्बत के फूल अगर मुरझा गए तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पतझड़ के साथ चले जाएंगे। हम फिर से बहारें लाने की कोशिश करेंगे, हम फिर से फूल खिलाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक मुसलसल जंग है, ये नफरत और मोहब्बत के बीच एक जंग है। अगर हम यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, आपका पहला प्यार अगर कहीं से आपसे रूठ जाता है, दूर हो जाता है, तो जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं, नए प्यार तलाशने की कोशिश करते हैं। कविता में आप जवाब दे दीजिए, अच्छा होगा। सर, आप कविता में सवाल पूछे, मैं कविता में कविता लेकिन ममता बनर्जी क्यों छोड़ करके जा रही है? कहाँ गई? उद्धव ठाकरे क्यों छोड़ कर कहाँ गए? ओमर अब्दुल्ला ने क्यों बोला कल राहुल गांधी से ईवीएम से नफरत 100 सीट कैसे जीता? इसको कविता में इंडी गठबंधन कम से कम अंडर 5 इयर्स में सत्ता में आएगा नहीं, क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में ये कहा
सीताराम केसरी को दरवाजा बंद करके बाथरूम में मारा है। उसको जवाब कविता में दे सबसे दीजिए। पहली बात तो मेरा मैंने कविता में दे दीजिए। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं। आप इंडी गठबंधन क्यों कह रहे हैं? इंडिया क्यों नहीं कह तो रहे? वे इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया कहीं आप वो आता ही नहीं, निकलता ही नहीं मुंह से वो ना। बोलते सारा क्योंकि ये टेलीविजन में इंडी गठबंधन बोल रहे हैं। भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है कि इंडिया में से ए हटा दीजिए और इंडी बोलिए उसको। दूसरी बात ये सारे के सारे टीवी वाला तो नरेंद्र मोदी सुन जी, लेते नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सीताराम केसरी जी के साथ ये किया। नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहा था? रेनकोट पहन के नहाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के 10 भाषण सुनाऊं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री की एक भाषा ये तो, प्रधानमंत्री की एक भाषा ये तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा, और चूंकि वो वाक पटु भी हैं, भाषाई चातुर्य भी उनको आता है, फिर भी जब ऐसी भाषा वो बोलते हैं तो मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इमरान भाई, पहली बात सर, एक सर। सेकंड अच्छा। कम से कम मैं, विनोद, रशीद, राम कृपाल, चाचा सर, उनको भी शामिल कर लीजिए। नहीं, उनको भी ये लेटर एंट्री है, यंगे आपको जो जोड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कम से कम 1980 से मैं कांग्रेस का कवर कर रहा हूँ, विनोद जानते हैं। ये कि कांग्रेस क्यों इतना गिरावट आ गया है, ये बताइए ना जी। ऑर्गेनाइजेशन में 16 राज्य में आपका यूनिट नहीं है। आपका जो पहला सवाल है, 3 यूनिट में अच्छा, सरकार राज्यपाल जी, जवाब आपका जो पहला सवाल है कि ममता जी दावेदारी पेश कर रही हैं, कोई और दावेदारी पेश कर रहा है। सबसे मैं तो इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि आंतरिक लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में कि हर व्यक्ति अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूं कि हमारे गठबंधन में इस लेवल के नेता हैं कि सब राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसमें से कोई नेता है, किसी में मजाल है कि ये बात बोल दे कि हम नरेंद्र मोदी जी की जगह हमने, आप उम्मीद करते हैं कि चिराग पासवान ये बोल सकते हैं? आप उम्मीद करते हैं कि उनका एकनाथ शिंदे बोल सकते हैं? मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। इमरान जी, लेकिन क्या कांग्रेस में, क्या राहुल गांधी जी को ये कबूल होगा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें? सबसे पहली बात तो निशांत भाई, आप पत्रकार हैं, आधिकारिक तौर पे राहुल गांधी जी क्या नेता हैं क्या इंडिया गठबंधन के? नहीं। सवाल कहां खड़ा होता है? सुनिए, 2014 याद है आपको, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की संसद में आए थे, तो सर आप लोगों को याद होगा उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। फिर 10 साल के अंदर उन्होंने संसद ही बदल दी। इस बार संविधान को माथा टेका है। अगर संविधान को खतरा नहीं है तो मुझे खुल के बताए भाजपा ना, लल्लू सिंह पर, ज्योति मिर्धा पर, अनंत हेगड़े पर, अरुण गोविल पर क्या कार्रवाई किया? खुल के कह रहे थे ना कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान? एक मिनट, क्यों बदल, वो सवाल उठता है ना। कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। बार बार अभी जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि 16 साल में हमने 22 बार संशोधन किया और आप लोगों ने तो 75 बार किया, हमने तो कभी नहीं कहा ये सब। आप ये 22 बार में बार बार आपने एक यहां पर लाइन सेट कर दिया कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में। नहीं, खतरे में अगर नहीं है तो मैं पूछ तो रहा हूं ना कि आपने उन 4 नेताओं, जो चारों बड़े नेता, अनंत हेगड़े उनके बड़े नेता हैं, लल्लू सिंह फैजाबाद अयोध्या से सांसद थे, वो हार गए, उनका भाषण सुनिए आप। अरुण गोविल, जिनको मुंबई से ला करके मेरठ से चुनाव लड़ाया गया, उन्होंने कहा, क्यों कहा था? क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने उन अपने नेताओं को बुला के कहा कि आपने क्यों कहा यह बात कि हमें संविधान बदल? हम क्यों ना कहें कि खतरे में है? खतरे में नहीं है। अगर खतरे में नहीं है तो मुझे बताइए ना कि लोग मारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला है सीधी, वहां पे प्रवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति एक आदिवासी के मुंह पे खुलेआम पेशाब करता है, उसके विजुअल देश के सामने जाते हैं। खतरे में नहीं है तो और क्या है? ये खतरा ही तो है। खतरा और क्या होता? अगर लोग खतरे में हैं, नागरिक खतरे में हैं, तो खतरा ही तो है ना। अगर आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के खुलेआम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलते हैं उस पे, आप मुझे बताइए ना। मैं बहुत नेता बन के बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साहित्यकार और एक इंसान बन के बात कर रहा हूं। अगर आप ये नेता, जिस राहुल गांधी साहब, अगर आप ये सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मुझे एक बात पूरी कर ले। राहुल गांधी जी संभल के पीड़ितों से मिलते हैं, संविधान की शपथ लेने वाले गिरिराज सिंह उस फोटो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि मीटिंग जिहाद। मैं देश के सभ्य लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी पीड़ित से मिलने का मतलब आप लिखेंगे कि मीटिंग, आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, क्या प्रधानमंत्री जी को यह बात पता नहीं चलती है? आप जो जिक्र कर रहे हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आपने जो जिक्र किया, उनका काउंटर यहां पर यह आता है कि संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी हुई थी, संविधान खतरे में था जब 84 हुआ था, उसको लेकर तब संविधान खतरे में था। आप उसको कैसे भूल जाए? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने
एक गलती की थी, अपने एक पीए या पीएस जो भी रहे हो, यशपाल जी उनका आप सब जानते होंगे, मेरी उम्र कम है, उनका इस्तेमाल किया था, उस बुनियाद पर उनकी सदस्यता खत्म कर दीजिए गई। यहां तो भाजपा पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री जी को तो एक सेकंड मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। मैं ये जो अघोषित इमरजेंसी है, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। और इंदिरा जी का साहस देखिए, कांग्रेस पार्टी का साहस देखिए, माफी मांगी ना, ये कहा कि हाँ ठीक है गलती हुई थी। राहुल गांधी जी ने कहा, बीजेपी कहती है, भाजपा कभी कहती है कि हमने जो अघोषित आपातकाल लगाया है, जो इस पे माफी मांग रहे पार्टी हैं। मौलिक अधिकार छीन ले, उसके पास कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कहने का कि संविधान खतरे में। जिसने इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की वकालत की लड़ाई लड़ी और दिया, तब तो नेहरू जी के सामने मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद था नहीं था ना। फिर भी नेहरू जी ने क्या क्या बड़ा दिल रहा होगा नेहरू जी का, कभी सोचिए ना आप। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि पुरानी संसद बदली क्यों उन्होंने, कभी सोचा आपने? जब वो सेंट्रल हॉल जाने के लिए अंदर जाते हैं, रशीद साहब, विनोद जी, आपने देखा होगा, तो नेहरू जी की एक आदम कद मूर्ति लगी है। मुझे लग रहा है कि जब भी गुजरते रहे होंगे ना, तो नेहरू का कद असल वाला समझ में आता रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि बदल दो। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिंगल इशू पार्टी बनती चली आ रही है? कोई भी चीज होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका रब। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? तो सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहे हैं। गलत क्या है? 10 विजुअल मौजूद है जिसमें राष्ट्रपति महोदय या महोदया, प्रधानमंत्री जी को वही वाला संविधान, जो मतलब कलर से आप संविधान के बुक कवर से आप मतलब तय करेंगे कि ये कौन सा संविधान है। कुछ आपके ऐसे शब्द आते हैं, अभी आपने बखैती का जिक्र किया, उसको लेकर फिर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको सुनाता हूं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, हमें तो कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? आप जिस आस्था को मानते हैं निशांत भाई, आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, आप अपनी आस्था से क्यों समझौता करेंगे? किसी को नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो। सुन लीजिए, भारत का संविधान कहता है कि आपसे सवाल ये है, एक मिनट इमरान साहब, अपनी मेरा सवाल सुन लीजिए, जो मेरा सवाल आस्था है उसको मानने का मेरा हक है। सवाल, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? हाँ, ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। ये सवाल आता क्यों है? दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। संविधान कहता है कि आपको फ्रीडम है अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान करने का। इस्लाम धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। यह सवाल क्यों आता है कि आपको देश ज्यादा पसंद है या इस्लाम पसंद है, या देश ज्यादा पसंद है या संविधान तो धर्म के आधार पर नहीं कहता है। अगर कोई मुझे पूछे कि आपके वालिद आपको में लिखा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, आपकी मां आपको नहीं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा है, तो धर्मनिरपेक्ष मैं, आप मेरे सामने अभी पूजा करिए, भजन गाइए, मैं आपका सम्मान करूंगा। मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं, आप मेरा सम्मान करिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है, गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप मेरा धर्म मानने लगे, मैं आपका धर्म मानने लगूं। हम दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, यह है सेकुलरिज्म। अमित शाह जी ने भी सदन के अंदर बोला, बीजेपी कहती है कि शरीयत को मानना है तो पूरा माना जाए, मुसलमान सेविंग्स अकाउंट ना खोलें, लोन ना लें, बैंक में नौकरी ना करें। वो कहते हैं कि शरीयत के क्रिमिनल लॉ को भी माने, चोरी करने पर हाथ काट दें, बलात्कार पर सिर कलम कर दें। गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप संविधान को मानते हैं तो पूरा माने, आधा अधूरा मत माने। देश के मुसलमानों को भी संवैधानिक तरीके से अपना नागरिक मान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कैसे? आपने सवाल के जवाब में सवाल दे दिया। क्यों नहीं करूंगा सवाल के जवाब में? लेकिन अगर ये फैक्ट है तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? देश का गृह मंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? राज्य का मुख्यमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? आपको प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री सब धर्मों के लगते हैं, सब धर्मों के लिए समानता की बात करते हैं। मेरा सवाल है, करते हैं? देखिए ये बात वो एक मिनट इमरान साहब, कभी उनसे पलट के पूछते हैं आप, गृह मंत्री जी से पूछते हैं कि जब आप खड़े होकर के आपका एक मुख्यमंत्री असम का जिस तरह की, लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का क्यों? नहीं, हम कह रहे हैं वो उन्हीं, हिंदू कोड बिल नहीं है?
इस देश में सिखों के लिए अलग से, लेकिन उसके लिए अलग कहा से जाता है उनका कि कांग्रेस ने उसको ऐसा बनाया कि उसमें कोई भी स्पेशल अधिकार नहीं मिलता मीठा है। मीठा गप कड़वा कड़वा थू, कुछ भी हो आप बाकी जाके कांग्रेस पे क्योंकि आपको मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के वोट मांगना है, इसलिए आपको मुसलमानों को टारगेट करना है। मुझे पता है आप मस्जिदों के नीचे भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको बुरा कहना है। ठीक है, कहिए, धीरे धीरे जनता समझदार होगी। हो इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। सो गाइस, आपने तो वीडियो देख लिया। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। जो लोग कन्हैया कुमार का वीडियो देखते हैं, जो लोग मतलब कन्हैया कुमार का वीडियो जिन लोगों को अच्छा लगता है, उन लोगों को इमरान प्रतापगढ़ी का वीडियो भी अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। तो आपने तो वीडियो देख लिया, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे जो वरिष्ठ पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार के सामने इमरान प्रतापगढ़ी जैसे अपना पार्टी का बात, जैसे अपना बात रखा, वो बात से आप कितना सहमत है, कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला। एंकर ने जो यहाँ पे सवाल किया था, हर एक सवाल का जो जवाब इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया है। हर एक सवाल का आप क्या मतलब स्पेशली क्या कहना चाहते हैं और 10 में से आप इमरान प्रतापगढ़ी को कितना नंबर देना चाहते हैं, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मिलते हैं अगले नया वीडियो पे।